बीजेपी जातीय कार्यक्रम में जोग देइछंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तांको सहित अधिक आलोचना करिसेंती। किछि समय पूर्व हम प्रतिनिधि शांतिभूषण मिश्र आसंतु देखिबा से आलोचना कोन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जोग देइछंती 13टी राज्यर मुख्यमंत्री आम सह हेबछंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तांको सह अधिक कथा हवा। देवेंद्र जी, आपको स्वागत है ओटीवी में। यहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, आप पहले भी उड़ीसा आ चुके हैं, शायद 20 साल पहले या उससे ज़्यादा। तब का उड़ीसा और अब की उड़ीसा में आप क्या फ़र्क दिख रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 1995 में या 94 में मैं उड़ीसा आया था। उस समय आदरणीय उमा भारती जी भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी और एक बड़ा अभ्यास वर्ग यहाँ पर हुआ था। 3 दिन हम लोग उड़ीसा में थे, कटक में ही हम लोग रुके हुए थे। तो भुवनेश्वर तो मैं पहली बार आया हूँ, तो मैं उस समय की तुलना नहीं कर सकता कि उस समय भुवनेश्वर कैसा था और आज कैसा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देखिए, उड़ीसा ये एक बड़ी संभावना वाला प्रदेश है। इसका एक बड़ा संपन्न इतिहास रहा है और आज जिस प्रकार से गरीबी के साथ उड़ीसा की एक लड़ाई हमको दिखाई पड़ती है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इसका स्वर्णिम इतिहास है उससे अगर हम तुलना करें तो आज के उड़ीसा की परिस्थितियाँ ये निश्चित रूप से हमको विचार करने पर मजबूर कर देती है। देखिए, जिम्मेदार कौन है, ये तो मैं ऐसा कहता हूँ कि तब के जो राजनेता होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए बैठा नहीं हूँ। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब जब आदरणीय मोदी जी ने एक गरीब कल्याण का एजेंडा शुरू किया है और पूरे देश में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा में भी परिवर्तन होगा। जी, जो गरीब कल्याण का प्रयोगशाला उड़ीसा को बनाने के लिए मोदी और शाह दोनों चाहते हैं, तो क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी है ये जो गरीब कल्याण का प्रयोगशाला उड़ीसा में होगा, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, मूल रूप से मोदी जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर बेकारी है, जहाँ पर बीमारी है, ऐसे सारे प्रदेशों पर वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करे, अपनी योजनाएं और अपने संसाधन उन प्रदेशों में वो ले जाए और वो प्रदेश बदलेंगे तो ही देश बदलेगा। तो आज हम देख सकते हैं कि जनधन जैसी योजना मोदी जी ने लाई। देश का 50% हिस्सा ऐसा था कि जिसका बैंकों से संबंध ही नहीं था। पिछली सरकार भी कहती थी, मनमोहन सिंह जी के भाषण अगर आप निकाल कर कहे देखिए तो मनमोहन सिंह जी भी कहते थे कि 50% लोग बैंकों में उनका कोई संबंध नहीं है, तो देश की मुख्य धारा से वो जुड़ नहीं सकते, गरीबी रेखा से ऊपर आ नहीं सकते, उनको लाना चाहिए। लेकिन लाएगा कौन? मोदी जी ने केवल भाषण नहीं किया, जनधन जैसी योजना तैयार की जिससे 27 करोड़ परिवार आज बैंकों से जुड़े, उनके खातों में 63,000 करोड़ रुपया आज हमको दिखाई देता है। यह स्टार्टअप स्टैंडअप जैसी योजनाएं, आज देश युवाओं का देश है। हमारी 50% आबादी 25 साल से नीचे है और 65% आबादी 35 साल से नीचे वालों की है। इनको मानव संसाधन में हम परिवर्तित करेंगे तो देश आगे जाएगा। इस बात को समझकर मोदी जी ने स्किल इंडिया का सपना देखा और साथ साथ केवल स्किलिंग से नहीं होगा, कौशल से नहीं होगा, उनको हमको एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, उनको हमको संसाधन देने पड़ेंगे। स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी योजनाओं के माध्यम से मात्र 2 वर्षों में 6 करोड़ 6 लाख युवाओं को और नव उद्यमियों को 2,66,000 करोड़ रुपए का कैपिटल ये मोदी जी ने मुहैया कराया। तो एक एक योजना को अगर आप देखेंगे तो इन योजनाओं से देश बदल रहा है और ये योजना कोई केवल किसी एक राज्य मात्र के लिए नहीं है, ये सारे राज्यों में चल रही है। उड़ीसा में भी अगर आप देखें जनधन के खाते खुले, उड़ीसा में भी अगर आप देखें तो स्टैंडअप स्टार्टअप में लोगों को लोन मिल रहा है, उड़ीसा में आप देखें तो किसानों को कर्जा मिल रहा है, उड़ीसा में आप देखें तो जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने लाई उसका फ़ायदा हो रहा है, उड़ीसा में भी आप देखें महिला और बाल विकास की योजना है उसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है। कुछ देर पहले आपने बताया कि यहाँ सरकार परिवर्तन होगा, लेकिन हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था पंचायत इलेक्शन में आपने 3 नंबर से 2 नंबर तक आया, 1 नंबर नहीं आ पाया। अभी भी लोगों का आस्था है नवीन जी के ऊपर। क्या आपको लगता है कि
2009 में बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगा? देखिए, इस बात की जो जीत पंचायत चुनाव में मिली है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों की अपेक्षाओं की मुहर है। लोग विकल्प चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और लोगों को लगता है कि अगर कोई परिवर्तन दे सकता है, कोई विकास दे सकता है, कोई गरीबी से हमको ऊपर ला सकता है तो मोदी जी है। और इसलिए लोगों ने हमको 2 नंबर की पार्टी बनाई। अब 3 नंबर से 2 नंबर पे आए तो 2 साल में 1 नंबर पे तो ज़रूर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के एजेंडे पर भरोसा रख के उड़ीसा की जनता 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और एक बात है, संगठन युवाओं के बलबूत पर मजबूत होता है, लेकिन यहाँ जहाँ युव संगठन है इतना सक्रिय नहीं है जैसे कि आपके राज्यों में है। तो क्या कहेंगे, युव संगठन को थोड़ा मजबूत करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान है? देखिए, युवा संगठन तो मजबूत होगा ही, और कोई चाहे ना चाहे युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। देश के युवा को आज एक ही विकल्प नज़र आता है, वो बीजेपी। और यहाँ पर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, हमारे नेता ज़मीन पर काम कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे महिला हो, बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको बड़ा ही ताकतवर संगठन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मुझे याद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो आज यहाँ से केंद्रीय मंत्री है, एक समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते थे, और उस समय मैं भी उनके साथ उनके उपाध्यक्ष के रूप में काम करता था। और तब मैंने देखा कि जिस प्रकार से युवाओं के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय कार्यक्रम करते थे, सरकार की योजनाएं हो, उसका मूल्यमापन करना हो, युवाओं के लिए रोड मैप तैयार करना हो, ये लगातार वो करते थे। तो मुझे विश्वास है कि आज हमारी यहाँ जो स्टेट में टीम है, हमारे अध्यक्ष जी होंगे, हमारे 2 केंद्रीय मंत्री होंगे, हमारे महामंत्री होंगे, एक बड़ी मजबूत टीम हमारे पास है और एक चिंतनशील टीम हमारे पास है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस भी मजबूत होगा। आपका जो सहयोगी शिवसेना है वो योगी आदित्यनाथ के प्रशंसा करते हुए उसका पदांक अनुसरण करने के लिए सुझाव दिया है, क्या वो सुझाव आप लेंगे? हाँ, ज़रूर लेंगे। देखिए, मुझे खुशी है कि हमारे मित्र शिवसेना ने योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा की है, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सारे मुख्यमंत्री प्रशंसा वाला ही काम करते हैं। तो शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा ही करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से उन्होंने मुझे जो सलाह दी है कि योगी आदित्यनाथ जी जो अच्छा काम करेंगे, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हो, शिवराज जी हो, रमन जी हो, वसुंधरा जी हो, रघुवर दास जी हो, जो अच्छा काम हमारे सारे मुख्यमंत्री करेंगे, वो अच्छा काम हम आपस में साझा करते हैं और अपने अपने राज्यों में उसको करने की कोशिश करते हैं। और एक बात है, कुछ दिन पहले आपने ये बयान दिया है कि काम करो या परिणाम भोगो। म्युनिसिपल ऑफिशियल को आपने ये वार्निंग दिया है। अगर हर कोई राज्य के सीएम ऐसे ऑफिशियल को ऐसे चेतावनी देंगे तो जो अंतिम समाज के अंतिम लोग के पास जो सरकार की योजना वो पहुंच जाएगा। देखिए, ये केवल चेतावनी नहीं है, मैं उनके कर्तव्यों की याद उनको दिला रहा हूँ। हमने जो ब्यूरोक्रेसी खड़ी की है, लोकतंत्र का एक ऐसा उपकरण है जो सामान्य व्यक्ति का विकास करने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। और मैं केवल ब्यूरोक्रेसी को यही याद दिलाता हूँ, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे हम हो, जनता के कारण जिंदा है। ब्यूरोक्रेसी को भी पगार मिलता है, वेतन मिलता है, तो जनता के पैसे से ही मिलता है। इसलिए मैंने उनको यही याद दिलाया कि जिनके भरोसे तुम हो उनके लिए काम करो, नहीं तो घर जाओ। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी यहाँ आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ का मंत्री और प्रशासन दोनों में तालमेल नहीं है। मंत्री क्या कर रहे हैं प्रशासन को मालूम नहीं, प्रशासन क्या कर रहे हैं लोगों को मालूम नहीं। ये बात को आपको ज्ञात है? देखिए, गडकरी जी ने क्या कहा ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, पर मूल रूप से मैं ये कहता हूँ कि गडकरी जी एक ऐसे मंत्री है कि आज देश के रोड में, रास्तों में, महामार्गों में एक क्रांति उन्होंने लाई है। और बिना विचार किए कि किस पार्टी की सरकार है, गडकरी जी वहाँ पर काम करते हैं। तो शायद उनका ये अनुभव रहा होगा कि वो पैसा देना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, और यहाँ से उनको उतनी मदद नहीं मिली होगी, इसलिए उन्होंने बयान दिया होगा।
मोदी जी की तरह आप भी दूरदर्शन में एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? नहीं देखिए, मैंने कुछ अलग प्रकार से कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि हमारे जो नेता है मोदी जी, इनका ये कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, ये सीधे जनता से बात करें। तो सीधे जनता से बात करने के जो अलग अलग तरीके हैं, उसमें हमने एक दूरदर्शन के माध्यम से लोगों से बातचीत शुरू की है। तो पहला कार्यक्रम मैंने खेती किसानी के ऊपर किया था, कृषि के ऊपर किया था। 21,000 अलग अलग प्रकार के सवाल आए थे, जिनको अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटा। उस क्षेत्र के मान्यवरों को भी हमने बुलाया, उन सवालों का भी जवाब दिया, उस क्षेत्र के तज्ञों के सवालों का भी जवाब दिया। जो अच्छे सजेशंस आए उसको हमने अपनाया। तो मुझे लगता है कि संवाद का एक अच्छा माध्यम है। जो पुस्को है, पुस्को के बारे में आपका राय जानना चाहेंगे। पुस्को यहाँ से चला गया, लेकिन आप पुस्को को स्वागत किया, क्या कहेंगे? यहाँ क्यों चला गया पुस्को? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ से क्यों गया ये मैं नहीं जानता। कोई भी इंडस्ट्री अगर महाराष्ट्र में आती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर निवेश होगा तो हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, अगर निवेश होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे जाएगी। अगर कोई पर्यावरण से संबंधित विषय है तो उसका हल खोजा जा सकता है, तो हम हल खोजते हैं। हमको पर्यावरण का नाश हुए बिना हमारे देश में उद्योगों को लाना है, और इसलिए कोई भी उद्योग अगर महाराष्ट्र में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं।